व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए आज रिटायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करते हैं। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग लास्ट बस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर पाएंगे और रिटायरमेंट चैप्टर हो जाएगा खत्म। आई होप आपने गुडविल पूरा प्रॉपर्ली रिवाइज कर लिया होगा, आपने रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, आपने रेशियोज बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। एक छोटा सा टॉपिक बचा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो पूरा करते हैं, सेटलमेंट देखते हैं रिटायरिंग पार्टनर का, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम क्या है जी, आप सभी जानते हैं, ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो देखो बहुत बेसिक सी चीज है, कभी भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कभी भी पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट बनता है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में हो, चाहे वो एडमिशन के केस में हो, चाहे वो रिटायरमेंट के केस में हो, चाहे वो डेथ हो, कोई भी ऐसा केस बनता है जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, आ रहा है, या नया एकदम एग्रीमेंट बन रहा है, तो उस सिनेरियो में एसेट्स को और लायबिलिटीज को रीवैल्यू जरूर करते हैं हम लोग। रीवैल्यू करने का क्या मतलब होता है? रीवैल्यू करने का मतलब आज की वैल्यू को पुरानी वैल्यू से कंपेयर करना। अब आपको पता है सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ऊपर नीचे होते रहते हैं। जमीन आपने खरीदी है तो हो सकता है बढ़ जाए, कहीं बेकार जगह पे ले ली तो हो सकता है वैल्यू खत्म हो जाए उसकी। सिमिलरली कोई भी आप फर्नीचर लोगे, मशीन लोगे, वो डेप्रिशिएट होगी ही होगी, तो वैल्यू तो कम होती ही होती है। तो उस सिनेरियो में पार्टनर्स को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये देखने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब जब पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के केस में ये देखना जरूरी है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की आज की वैल्यू कितनी है। तो अगर फायदा हो रहा होगा वो प्रॉफिट लेके घर जाएगा, नुकसान हो रहा होगा तो जो पार्टनर्स हैं, जो फर्म चलाएंगे, वो बोलेंगे भाई साहब इतना पैसा ले आओ, हम नुकसान में है, पैसा दो, हमें दे के जाओ, है ना। तो चेक करना पड़ेगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या वैल्यू चल रहा है। ओके, तो उसके लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है सर? नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि आप डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस लॉसेस लिखोगे। इधर सारे के सारे क्या लिखने हैं? अगर कोई भी एक्सपेंस है या कोई भी लॉस है। और क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? सारी की सारी इनकम्स और गेन्स। किसी भी प्रकार की इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो आप इधर लिखोगे, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, सोचो आप लोग किसी एसेट का वैल्यू बढ़ जाए, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, अरे भाई लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो फायदा हो गया, तो इधर तो याद रखेंगे कभी भी किसी भी एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, लैंड इज इंक्रीज्ड बाय 20,000, 20,000 से बढ़ गई, इधर लिख दो, एसेट का वैल्यू बढ़ गया। दूसरा फायदा कब होता है? अगर लायबिलिटी का वैल्यू कम हो जाए। सर लायबिलिटी का वैल्यू कम कैसे होता है? कोई क्रेडिटर को अब कम पैसा देना है, प्रोविजन की जरूरत नहीं है, प्रोविजन एक लायबिलिटी है, उसको खत्म करना है, तो इस तरीके की चीजें। ऐसा लिखा होता है वन ऑफ द क्रेडिटर इज नॉट अवेलेबल या इज नॉट ट्रेसेबल, मिल नहीं रहा, तो अब आपको उसका पेमेंट नहीं करना, लायबिलिटी कम हो गई तो फायदा, है ना। तो याद रखेंगे कभी भी एसेट बढ़ रहा हो इधर लिख दो, लायबिलिटी कम हो रही हो इधर लिख दो, फायदा है। नुकसान कब होता है? एसेट का वैल्यू कम हो रहा हो। एसेट का वैल्यू अगर कम हो रहा हो, एसेट का वैल्यू कम होने का मतलब क्या होता है कि अब हमें वो एसेट रिड्यूस्ड होता हुआ दिख रहा है, कम होता जा रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेटर ने पैसा नहीं दिया, बैड डेट्स हो गए, कुछ भी इस तरीके की चीज, एसेट कम हो रही है। या लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्रेडिटर ज्यादा पैसा मांग रहा है, नया प्रोविजन बनाना है, कुछ और सिनेरियो है ऐसा। तो अब सपोज आपको ये दोनों मिला के, याद रखेंगे एसेट बढ़ा, लायबिलिटी कम हुआ, एसेट कम हुआ, लायबिलिटी बढ़ा, ठीक है, इन दोनों को मिला के लेट सपोज 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, और इन सबको मिला के सपोज 20,000 रुपीज का नुकसान हुआ। तो 1 लाख का फायदा, 20,000 का नुकसान, क्या नेट प्रॉफिट हो रहा है 80,000 रुपीज का? प्रॉफिट हो गया नहीं हो गया? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे प्रॉफिट नेट कितना प्रॉफिट हो गया? 80,000 रुपीज, ठीक है। अगर प्रॉफिट आया तो भी तीनों पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, भाई फर्म तो तीनों की है ना। तो ए बी सी अगर 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों बांटेंगे अपनी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तीनों कौन है? ओल्ड पार्टनर्स, तो OPOR, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सपोज लॉस आ गया, सपोज यहाँ पे 120 हो जाता कि 120 का नुकसान और 1 लाख का फायदा, फिर 20,000 का लॉस आ रहा था ना, तो इसको क्या बोलेंगे? बाय लॉस।
तब भी ए बी सी आपस में बांट लेंगे इसको, ओल्ड पार्टनर्स हैं ये, और ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। कौन फोन कर रहा है भाई साहब, कौन फोन कर रहा है भाई साहब, काम करने दिया करो भाई साहब। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ठीक हो गया बेटा। ये आपको पता होना चाहिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट इसी तरीके से प्रिपेयर होता है। फायदे हो तो इधर, नुकसान हो तो इधर, उसके बाद एक नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दो। यही सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर इसके एंट्रीज करनी हो, देखो अगर प्रॉफिट आ रहा हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। उसके अलावा जो आपने ऊपर लिखे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये सब लिख देना। लॉस आ रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। और ऊपर वाली चीजें एसेट लायबिलिटी डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक हो गया या नहीं हो गया। इस तरीके से जर्नल एंट्रीज होती है। लो स्क्रीन। अब ये अपने बना लिया। इसके बाद एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और होता है, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का क्या मतलब होता है? सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का मतलब होता है कि अब जो पार्टनर जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है, उसका सेटलमेंट कर दो, फाइनल उसका सॉल्यूशन कर दो, उसके पैसे वैसे दे दो। तो इस केस में कितने केसेस बनते हैं? 2 केसेस बनते हैं, लिखो। सबसे पहला केस पेमेंट इन कैश, और दूसरा अमाउंट ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। पेमेंट इन कैश और अमाउंट ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट, इसका क्या मतलब होता है? ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मुझे रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करना है कि पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उसका जितना भी हिसाब किताब बना, वट एवर द हिसाब किताब इज, जो भी उसका पैसा बना, जो उसके कैपिटल का पैसा है, फिर उसको जो रिजर्व्स मिले होंगे, फिर जो गुडविल का पैसा उसको मिला होगा, उसके अलावा अगर कुछ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो वो पैसा उसको मिला होगा, वो लेके तो जाएगा ना। तो लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन तो होता है, उसका पेमेंट कर दो कैश से या बैंक से। ये कब करना होता है? ये कब करना होता है? ओनली इफ क्वेश्चन स्टेट्स, सिर्फ तभी अगर क्वेश्चन बोले, खुद से नहीं करके आना। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन होता है फर्म बोलती है कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इतना पैसा हमने आपसे लोन के फॉर्म में लिया हुआ है और हम आपका पैसा देंगे, अभी हमारे पास नहीं है, हम कुछ टाइम में दे देंगे आपको, ठीक है। ये ऑप्शन एक जनरल ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जितना भी उसका फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट बनता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं लोन अकाउंट में, ठीक है। ये कब होता है? ये एक जनरल सिचुएशन है। इसमें क्या एंट्री बनती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी उसका अमाउंट है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो कि हम कैपिटल से पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। देखो, जब कैपिटल में पैसा जाता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कैपिटल से तो निकलेगा ना। अगर आप पे कर दो तो टू कैश या बैंक। अगर आप पे नहीं कर रहे हो, जो कि नॉर्मल सिचुएशन है, जो कि क्वेश्चन यही बोलता है कि अगर नॉर्मली कुछ नहीं लिखा तो यही करना है, तो इसको ट्रांसफर करो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। हम ये मान लेते हैं कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है और फर्म इसको भविष्य में पे कर देगी आने वाले कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो ये बेसिक एक सेटलमेंट का रूल होता है जो आपको पता होना चाहिए। क्या रूल होता है कि नॉर्मली अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अगर क्वेश्चन ने बोला पे करो तो कैश या बैंक से वट एवर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इज, आप उसको पे कर दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहाँ लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपके पास एक लास्ट बिल्कुल टॉपिक होता है जो आपका इस चैप्टर में बेसिक्स में आ जाता है। तो अब हमने इस चैप्टर के बेसिक्स में क्या क्या पढ़ा, ध्यान से। जब मैंने आपको पहला वाला वीडियो कराया तो उसके अंदर मैंने आपको इस चैप्टर में न्यू रेशो, गेनिंग रेशो सिखा दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाया जो कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने आपको गुडविल के बाद ट्रीटमेंट सिखाया किस चीज़ का, बेसिकली रिजर्व्स का, वो आपको आना चाहिए। रिजर्व्स के बाद फिर आज मैंने आपको रीवैल्यूएशन बता दिया, और रीवैल्यूएशन के बाद बस फिर आते हैं लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, इवैल्यूएशन एंड सेटलमेंट।
कॉम्प्रिहेंसिव बड़े क्वेश्चंस जिसके आने के चांसेस बहुत कम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आएगा, सैम्पल पेपर में ही वही आएगा, बैलेंस शीट तो आना नहीं है। तो वो हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है, वो हम अगली क्लास में करते हैं और हमारा चैप्टर खत्म। ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये अगली क्लास में हो जाएगा। डेथ एक ही क्लास में पूरा हो जाएगा, डेथ में ऐसा कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं। इसके बाद मैं डिसोल्यूशन की तरफ चलूंगा, आपका पार्टनरशिप पूरा खत्म। फिर हम लोग कैश फ्लो करते हैं, एनपीओ ऑल्दो मैंने पहले कराया है, करते हैं दोबारा, कैश फ्लो करते हैं, एनपीओ करते हैं और फिर कंपैरेटिव कॉमन साइज भी मैंने पहले कराया हुआ है, डिबेंचर करते हैं, सिलेबस आपका बैंग ऑन खत्म। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, होपफुली आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवाऊंगा और अगले वाले वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, आप लोग वो प्रैक्टिस कर लेना, आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।